हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वाईडी देवांगन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है केम एडिक्ट। इस चैनल पर आपको मिलेंगी केमिस्ट्री की हर छोटी बड़ी जानकारियां और एक से बढ़कर एक ट्रिक। तो आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, कैसे इनको निकाला जाता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्टिंग में जब एटम की खोज चल रही थी तब ये माना जाता था कि एटम को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। यही एटम जो है वो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट होती है। पर धीरे धीरे बहुत सारे खोज हुए, तब पता चला कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है और इनको तीन मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया, जिनका नाम है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और बहुत से पार्टिकल होते हैं एटम में, पर उनके मास बहुत कम होने के कारण उनको कंसीडर नहीं किया जाता। ये जो मेजर कंपोनेंट हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर बोला गया कि इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर एटम बना है। तो बात आती है ये तीनों कंपोनेंट एटम में होते कहाँ हैं। तो एक जनरल स्ट्रक्चर दिया गया एटम का और वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरीके से सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम बोलते हैं शेल। मान लो ये पहले नंबर का शेल, ये दूसरे नंबर का शेल और ये तीसरे नंबर का सेल। अब ये पूरा एक जनरल स्ट्रक्चर है एटम का। अब इसमें ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते कहां हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यहां न्यूक्लियस में, इसीलिए न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव लिखा जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, इसीलिए यहां का चार्ज भी पॉजिटिव आता है। अब आप बोलेंगे कि न्यूट्रॉन भी तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूट्रॉन इसके चार्ज पर, न्यूक्लियस के चार्ज पर क्यों इफेक्ट नहीं डालता? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूक्लियस का जो कंप्लीट चार्ज होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, तो इलेक्ट्रॉन होते कहां हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शेल में। शेल के अंदर भी बहुत सारे सबशेल होते हैं, sp,d,f। तो उन सबशेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो जो सबशेल है वो कहां पाए जाते हैं? ये शेल में पाए जाते हैं और इन्हीं शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन को जनरली दिखाया जाता है। मान लो मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन भरा, यहां इलेक्ट्रॉन भरा, ऐसे ही रैंडमली भर रहे हैं बस समझने के लिए। मान लो यहां भी इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, चलो तीसरे नंबर के शेल में भी इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि मैं यहां इलेक्ट्रॉन दो तरीके से भर रहा हूं। कैसे? या तो मैं इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले शेल में भर रहा हूं या तो सबसे बाहर वाले शेल में भर रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है। तो ये जो दोनों हुए, ये वाला और ये वाला, ये अंदर के शेल, इनर शेल कहलाएंगे, और ये जो सबसे बाहर की ओर दिख रहा है ये कहलाएंगे आउटर शेल। तो यहां पर मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ये कहलाएगा इनर शेल और ये जो सबसे बाहर की ओर है ये कहलाएगा आउटर शेल, आउटर शेल, ठीक है। तो ये जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है इनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल में, या तो ये भी इनर शेल है या तो ये भी इनर शेल है, तो जितने भी इनर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे आउटर शेल में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर के किसी भी शेल में है उनको कोर इलेक्ट्रॉन। तो बाय डेफिनेशन अगर हम जाएं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है, तो ये है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी के जो कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो ये तो है जनरल डेफिनेशन। अब मैंने एटम का स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया और इसमें आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर का जो शेल है वो आखिरी शेल है। तो हम सीधा बता देंगे आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और ये 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे उनको। पर इनको अगर एटम के बेस पे निकालना, मान लो मैंने बोल दिया कि नाइट्रोजन एक एटम है जिसमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। अब ये ऐसे तो बन नहीं रहा है, यहां तो मैंने लिखा है n, उसका जो सिंबल है उसको लिखा है।
तो इसको इसमें हम कैसे निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो इसका एक फंडा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर आप लिखिए, नाइट्रोजन का कितना होता है 7। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर कम से कम आप सभी को याद करना पड़ेगा, ठीक। तो एटॉमिक नंबर होता है 7। अब ये एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? एटॉमिक नंबर को ये बोला जाता है कि ये जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इनमें? 7 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो 7 इसके प्रोटॉन होंगे। और क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट में है, ये एटम कौन से स्टेट में है? न्यूट्रल स्टेट। तो 7 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो न्यूट्रल स्टेट में जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसके प्रोटॉन और उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें भरना क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरने हैं? तो इनके ऑर्बिटल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं इसके लिए 2 प्रिंसिपल दिए गए, एक है अबाउ का प्रिंसिपल और एक है हुंड का प्रिंसिपल। हुंड का प्रिंसिपल बिल्कुल उस वैज्ञानिक के नाम पर है, हुंड नाम के वैज्ञानिक के नाम पर है, पर अबाउ का प्रिंसिपल किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि अबाउ भी किसी वैज्ञानिक का नाम होगा, पर ऐसा नहीं है। अबाउ एक सिंपली जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अबाउ ने सिंपल सा बताया कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरे जाते हैं वो हमेशा कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। तो अगर किसी को अबाउ का नियम पता नहीं होगा तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक जो है ऊपर में चल रहा है, आप जाकर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, वहां से भी आप लिंक में क्लिक कर वीडियो को देख सकते हैं। तो आते हैं फिर से हमारे टॉपिक पर। तो कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाए? ये 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भरेंगे अबाउ के नियम से। तो सबसे पहले ये एंटर करता है इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है तो इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आता है 2s में भी जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब इसके बाद बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां जाएंगे? 2p में कितने जाएंगे? 2 और 2 4, और बचे कितने हैं? 3। तो 3 जो है वो कहां जाएंगे? p में, क्योंकि p ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हमारे पास तो 3 है, भरेंगे ही भरेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? बचे हुए p ऑर्बिटल में, ठीक है। अब ये अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो में जाइए बिल्कुल और वो पूरा सारा कुछ यहां सीख कर आ जाइए, ठीक है। अब इसके बाद एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट में है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को ट्राई करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2 2 4, और बचे कितने? 8 करने के लिए 4, तो 2p4। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक आध और लिख लेते हैं। मान लो मैं फ्लोरीन का लिखना चाहूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा 1s2 2s2 2p5 2 2 4 और 5 9, तो 9 एटॉमिक नंबर के साथ 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हम कैसे पता लगाएं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ध्यान से देखेंगे आप, इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है। क्या सिमिलैरिटीज? इसमें ये अंदर के हैं, हमारे अंदर के शेल, और ये जो है वो ये भी अंदर का शेल, और ये सबसे लास्ट वाला है आउटर मोस्ट शेल। तो वही ढूंढना है हमें यहाँ, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही क्या है? आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल यहाँ ढूंढिए और पता लगा लीजिए कि कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल कैसे ढूंढे? इसमें कितने शेल हैं आपको ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? ये जो सामने का नंबर लिखा हुआ है वही शेल की जानकारी देता है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक ये 2 लिखा हुआ है, ये पहले वाला शेल है और ये दूसरे नंबर का शेल है। अब ये कंप्लीट दूसरे नंबर का शेल है, ये जो है ना उसके अंदर आने वाले सब शेल हैं S और P। तो कई बार क्या करते हैं, ये लास्ट वाला शेल करके कई बच्चे लास्ट वाले शेल को यहाँ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन गिनकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये पहले नंबर का शेल, और ये जो 2 लिखा हुआ है तो 2 किसकी जानकारी देता है? शेल की। तो ये जो सब शेल है दूसरा नंबर शेल में है, ये जो सब शेल है दूसरे नंबर का शेल में है। तो कंप्लीट यहां से यहां तक ये कहलाएगा दूसरा नंबर का शेल। अब ये अंदर का शेल हो गया और ये बाहर का शेल हो गया। हमें किससे मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? बाहर के शेल से। तो बाहर का शेल हुआ दूसरे नंबर का शेल, और दूसरे नंबर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 और ये 2 5। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5। सो सिंपल। समझ नहीं आया? एक और देखते हैं।
ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये पहले नंबर का शेल जिसके आगे में 1 लिखा हुआ है वो पहले नंबर का शेल, और ये जो जिसके आगे में 2 लिखा हुआ है वो दूसरे नंबर का शेल। तो कंप्लीट ये दूसरे नंबर का शेल जो है वो आखिरी शेल है, ये इनर शेल, ये आउटर शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके सबशेल P में 4 इलेक्ट्रॉन और सबशेल S में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 और 2 कितने हुए? 6। तो हमारे दूसरे नंबर के शेल में जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। इसीलिए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब अगर फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन में भी आप देख लो, ये पहले नंबर का शेल और ये दूसरे नंबर का शेल। जाहिर सी बात है पहला नंबर का शेल जो है वो इनर शेल होगा और दूसरे नंबर का शेल जो होगा वो आउटर शेल। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और ये 2 7। तो 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां आप बोलेंगे कि मैंने सब में दूसरे दूसरे नंबर के शेल को बना दिया है। कोई बात नहीं, एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें 3 शेल हो। जैसे सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखिए क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर आपको ऐसे लिखने का डायरेक्ट आदत नहीं है तो गिन गिन कर लिखिए, बिल्कुल। 2 2 4 6 10 2 12 और 16 करने के लिए कितने बचे? 12 के बाद 16 करने के लिए 4, तो वो कहाँ जाएंगे? 3p में, 3p4, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें कितने शेल हो गए? ये 1 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट नंबर का शेल। ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 दूसरे नंबर का शेल। और ये 3 लिखा हुआ है, वो तीसरे नंबर का शेल। अब यहां आ गए 3 शेल। ठीक है, ये कहलाएगा इनर शेल, ये भी अंदर की ओर है, ये भी कहलाएगा इनर शेल। और ये जो है सबसे बाहर की ओर, ये कहलाएगा आउटर शेल। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है। आउटर शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। एक और देखते हैं। मान लो मैं निकालना चाहूं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13। तो इस तरीके से इसमें भी 3 शेल हुए, ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड और ये थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर का लास्ट शेल हुआ और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 1 3। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 3। ठीक है, और देख लेते हैं। मान लो मुझे निकालना है फास्फोरस का, इसका एटॉमिक नंबर 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। तो इसमें भी 3 शेल हुए, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड नंबर का शेल आखिरी शेल हुआ। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 और 2 5। तो हमारे फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5। अगर ये तो हो गए पी ब्लॉक के। ठीक है, अगर आपको किसी एस ब्लॉक का भी निकालना, किसी का भी निकाल सकते हैं आप। मैं एक आध एस ब्लॉक के एलिमेंट का भी एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2। 2 2 4 6 10 और 2 12। इस तरीके से ये पहले नंबर का शेल, दूसरे नंबर का शेल और ये तीसरे नंबर का शेल। तीसरे नंबर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। अगर आपको किसी और का निकालना है, निकाल लो। क्लोरीन का 17। आप चाहें तो इसका निकाल सकते हैं वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो मैं बता दूंगा। चलिए निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 2 2 4 6 10 2 12 और 12 और 5 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कितने शेल हैं? 1 शेल, 2 शेल, ये 3 शेल। तो इसके पास भी 3 शेल है। और तीसरे नंबर का जो लास्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 और 2 7। तो इस तरीके से क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7। अब इस जो कॉन्सेप्ट का यूज करके आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? अगर आपको समझना है हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद आने वाला चैप्टर है। बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। तो इसलिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना पहले सिखाया जा रहा है, ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को आसानी से समझ सकें। इसके बाद आप कोई भी एटम का प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो आज का ये जो चैप्टर है वो छोटा सा चैप्टर था पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जो होने वाला है सुपर ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।